Hi, all of you. You all are welcome on this channel. So basically, we are on the last and final part of Jain religion, which is the third part of Jain religion. Already two different parts I have uploaded on the same channel, in which in first part I let you know about 24 Tirthankar and their name and their symbols, and in second part the full description about Mahavir, which was a 24th and last Tirthankar of Jain religion. I already have discussed with you all. So basically this is the first and last part. क्या जानने वाले हैं that I should let you know first of all. तो इस पार्ट में हम जानेंगे कि जैन त्रिरत्न कितने हैं। त्रिरत्न के नाम से ही लग रहा है कि 3 रत्न होंगे, तो कौन कौन से रत्न हैं उसकी पूरी बातें हम आपके साथ करेंगे। Then we'll come to the center of Jainism, जिसे आप फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म भी कह सकते हैं या डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म भी कह सकते हैं, उसे हम देखेंगे। फिर जैन लिटरेचर को हम देखेंगे कि जैन लिटरेचर बेसिकली कौन से लैंग्वेज पर आधारित था, कितने अंग, कितने उपांग, कितने प्रकरण, कितने छेद सूत्र वगैरह हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम आपके 2 जैन काउंसिल्स जो आपकी 312 BC, 322 BC और 512 AD में हुआ था, उसके बारे में हम जानेंगे कौन उसमें अध्यक्ष थे, है ना, राजा कौन था, या फिर कहाँ पे हुआ और कब हुआ। और आखिरी में हम आपके जैन धर्म को 2 अलग अलग भाग, 2 अलग अलग प्रणेता के अंदर जोड़ देंगे, दैट इज श्वेतांबर एंड दिगंबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी क्लास। दैट इज पहला, इस थर्ड पार्ट में क्या देखना है हमें, तो हमें देखना है जैन त्रिरत्न। देखिए, जैन के जो 5 आर्य सत्य महावीर का जो 5 आपका नोबेल ट्रुथ था, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस आपके साथ किया है कि क्या था। ट्रुथ था, नॉन वायलेंस था, अपरिग्रह था, चौड़ था, ब्रह्मचौड़ था, नॉन स्टीलिंग, नॉन पोजेशन, ये 5 आर्य सत्य थे, 5 नोबल ट्रुथ थे। बट दिस इज द वो नोबल ट्रुथ थे महावीर के, और ये पूरे जैन का क्या है, तो 3 रत्न है। कौन कौन से वो 3 रत्न हैं, आपसे हो सकता है कि पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द त्रिरत्न ऑफ जैन रिलीजन। उस कंडीशन में आपको जानना पड़ेगा क्या क्या त्रिरत्न थे। तो पहला जो त्रिरत्न है दैट इज राइट ऑफ सम्यक ज्ञान, हिंदी में हम उसे कहते हैं। तो राइट ऑफ नॉलेज आप इसे जान सकते हैं। राइट ऑफ, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में लिख सकते हैं सम्यक ज्ञान, बट यहां पे राइट ऑफ नॉलेज वो द फर्स्ट त्रिरत्न, इसे आप सम्यक ज्ञान के नाम से जान सकते हैं। क्लियर। दूसरा जो त्रिरत्न का केंद्र बिंदु था वो था आपका सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक विश्वास। तो राइट ऑफ तो सेम ही है, और यहां पे क्या होगा, तो बिलीफ। यहां पे विश्वास आपको लिखना पड़ेगा कि विश्वास वाज द सेकंड त्रिरत्न। एंड द थर्ड वाज सम्यक आचरण। तो आचरण हिंदी में आप लिख सकते हैं, और इंग्लिश में जो आप लिखेंगे तो राइट ऑफ कंडक्ट, है ना। तो ये महावीर या जैन धर्म के 3 रत्न थे, जिनके आजू बाजू पूरी आपकी जो जैन धर्म है वो घूमती रही कि ज्ञान, विश्वास और आचरण, नॉलेज, बिलीफ एंड कंडक्ट। तो पहला जो हमने बताया कि ये थर्ड पार्ट अगर है ना, तो इसमें पहला हम क्या देखेंगे, तो जैन त्रिरत्न देखेंगे, हमने देख लिया है। अभी हम आते हैं किसमें, तो अपने सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट में कि डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म, या ये आप कहें कि जैन का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है ना। तो डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म आप लिखें, या फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म भी आप लिख सकते हैं। तो फिलॉसफी आप लिखें, डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म मैं लिखता हूं। देखिए, ये डॉक्ट्राइन ऑफ जो जैन है वो ये कहता है, या फिलॉसफी ऑफ जो जैन है वो ये कहता है कि अनेकतावाद, है ना। जैनिज्म का ये कहना था कि जो वस्तु हैं वो अनेकों गुण से क्या है, वो बने हुए हैं। तो इस कारण से उन्होंने लिखा ही अनेकतावाद। और इस अनेकतावाद मतलब वस्तु अनेकों गुण से ढला हुआ है, इस कारण से अनेकतावाद, वो अनेकता एक से ज्यादा और इनडिफिनिट तक हो सकते हैं, जिनके बीच में अनेकों गुण होते हैं, है ना। n नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ प्रॉपर्टीज होते हैं। इस कारण से ये डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म, अनेकतावाद
और उस वस्तु का जो सही ढंग से विवरण होता है उसको हम बोलते थे स्यादवाद। तो स्यादवाद इज ऑल्सो द राइट आंसर ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म, या अनेकतावाद इज ऑल्सो द डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म, बोथ आर करेक्ट। अनेकतावाद क्या है वो मैं आपको बता दिया कि अनेकों गुण विशेष जिस वस्तु में हो, ये जैनिज्म कहते थे, और उसके बारे में जो क्या हो तो बताया जाए उसको हम स्यादवाद के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो दिस इज द सेकेंड फैक्ट ऑफ थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या देखेंगे हम? तो थर्ड में हम ये देखेंगे कि आपकी जो जैन साहित्य है, जिसे आप जैन लिटरेचर कहते हैं, ये जैन लिटरेचर किस लैंग्वेज में थी? तो आप सबसे पहला लैंग्वेज जो जानेंगे वो है प्राकृत। देखिए, शुरुआत की जो जैन लिटरेचर है वो प्राकृत भाषा में थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जो लैंग्वेज था वो कहां आ गया? तो आ गया अर्ध मगधी। अर्ध मगधी, तो मगध उस समय बहुत बड़ा महाजनपद था, तो अर्ध मगधी भाषा में भी बहुत सारे जैन लिटरेचर लिखे गए। अगर आपके पास चॉइस में प्राकृत नहीं है तो आप अर्ध मगधी लैंग्वेज को सही मार्क कर सकते हैं, या अर्ध मगधी नहीं है तो आप प्राकृत लैंग्वेज को सही मार्क कर सकते हैं। ये जो जैन लिटरेचर है इसका अलग अलग क्या था? तो बाइफर्केशन था, जिसमें से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। थे तो 5, लेकिन यहां पे मैं सिर्फ 2 की बात कर रहा हूं। इसमें क्या था? तो 12 अंग थे, और 12 अंग के साथ साथ 12 क्या थे? तो उपांग थे। आपसे बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कितने अंग और कितने उपांग। तो देयर वेर 10 अंग्स एंड 10 उपांग। फर्दर 10 प्राकृत थे, प्रकीर्ण थे, 4 जो थे वो आपके छेद सूत्र थे, कल्प सूत्र थे। तो ये सब अलग कल्प सूत्र बताऊंगा मैं आगे चल के कि भद्रबाहु ने लिखा था। भद्रबाहु कौन थे वो भी मैं बताऊंगा, बट अभी आप इतना ही जाने कि 12 अंग थे, 12 उपांग थे। ये जैन लिटरेचर का पार्ट है। ये जैन लिटरेचर जिस लैंग्वेज में लिखा गया वो अर्ध मगधी थी, लेकिन शुरुआत में जो जैन लिटरेचर लिखा गया वो आपका प्राकृत लैंग्वेज था। क्लियर? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, संभवतः आप कह ले फैक्ट है, तो मैंने आपको बता दिया है, शेयर कर दिया है। हमेशा अपने जहन में रखें, बार बार प्रैक्टिस करें। आगे चल के आपको हो सकता है प्रकीर्ण कितने हैं, छेद सूत्र कितने हैं वो भी जानना पड़े, बट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम आप इतना भी अगर याद रखें कि प्रकृत, अर्ध मगधी, 12 अंग, 12 उपांग, तो आई होप कि काफी है। इससे आगे हम अगर चलें तो आप जानें कि जो जैन काउंसिल थी वो 2 जैन काउंसिल हुई थी। कब हुआ था? तो पहला जो था वो 322 बीसी में हुआ था, दूसरा जो था वो 512 एडी में हुआ था। पहला का जो प्लेस था वो आपकी क्या थी? तो मगध की राजधानी थी। कौन सी? तो पाटलिपुत्रा। और दूसरा जो था वो कहां हुआ था? तो बेसिकली साउथ में हुआ था, बल्लभी गुजरात में हुआ था। तो पाटलिपुत्रा बिहार है ना, जो आज पटना के नाम से है, और बल्लभी कहां पे? तो गुजरात। इस दोनों में अध्यक्ष थे। यहां पे जो अध्यक्ष थे उनका नाम था स्थूलभद्र, है ना, और यहां पे जो थे उनका नाम था देवर्धि क्षमा श्रवण। तो ये आपके सेकंड के जैन काउंसिल के अध्यक्ष थे। पहले में राजा भी था। राजा बेसिकली आपके गुप्त वंश का संस्थापक था, नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट आप याद रखें। और यहां पे कोई राजा, दूसरे जैन काउंसिल में कोई भी राजा उस समय नहीं था। पहले में क्या हुए थे? तो 12 अंग की हमने रचना की थी, और दूसरे में क्या हुआ था? तो 12 उपांग की रचना हमने की थी। ये बेसिकली मैं क्या बता रहा हूं? तो ये जो मैं बता रहा हूं वो क्या है? तो वो है जैन काउंसिल्स। आपसे पूछा जाए कि जैन काउंसिल कितने थे? तो 2 थे। कब कब हैं? तो 322 बीसी, 512 एडी। कहां कहां है? तो एक पाटलिपुत्रा में है, दूसरा बल्लभी गुजरात में है। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष में एक थे आपके कौन? तो स्थूलभद्र, और दूसरे में देवर्धि क्षमा श्रवण। राजा के बारे में पूछा जाए तो दूसरे में कोई भी राजा मौजूद नहीं थे। हमने अध्यक्षता के अंदर ही पूरा जैन काउंसिल संपन्न किया था, और
दूसरे में कोई राजा नहीं था, पहले में राजा था, नाम था स्थूलभद्र। क्या हुआ बेसिकली इस जैन काउंसिल में, तो पहले में हमने लिटरेचर 12 अंग बनाए और दूसरे में लिटरेचर हमने 12 उपांग की रचना आपके साथ की थी। आखिरी के दौर में जब जानते हैं कि कोई भी धर्म हो या कोई भी आपका बड़ा संगठन हो, टूटता जरूर है। जैसे आपके बौद्ध धर्म भी टूट गए अपने आगने वाले दिनों में, वैसे ही जैन धर्म भी कहीं न कहीं टूटा। तो यहां भी जैन धर्म अपने आखिरी कगार पे था, टूटने कगार पे था। जहां पे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस जगह का नाम था जीविका ग्राम। वो बेसिकली बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में था और ऋजुपालिका वो नदी था। तो चलो ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर घूम घूम के अपना उपदेश या फिर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। लेकिन तभी क्या हुआ कि अकाल वहां पे आ गया। तो अकाल आने से जैन का एक बड़ा समूह, आप कह लें कि एक बहुत बड़ा दल जो है वो आपके पाटलिपुत्रा बिहार से निकल के साउथ की ओर अग्रसर हुआ, दक्षिण की ओर अग्रसर हुआ। और जब क्या हुई तो अकाल आई तो दो अलग अलग क्या हो गया, तो बंटवारा हो गया। एक जो नॉर्थ में ही रह गए और दूसरे, नॉर्थ मतलब जहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई है ना, जमुई जीविका ग्राम में बिहार में, वहीं पे रह गए। और दूसरा जो दल था वो दक्षिण की ओर अग्रसर हो गया। दक्षिण की ओर अग्रसर मतलब साउथ की ओर वो मूवमेंट हो गया। जो नॉर्थ में रह गए उनका जो अध्यक्ष या प्रणेता आप कह लें, उसका नाम था, अभी मैं थोड़ी देर पहले फर्स्ट जैन काउंसिल में बताया था, स्थूल भद्र। क्लियर। और वैसा प्रणेता जो अपने दल को लेके साउथ कर्नाटका की ओर अग्रसर हुआ, उसका नाम था भद्र बाहु। इसी भद्र बाहु ने संस्कृत लैंग्वेज में कल्प सूत्र जैसी बड़ी बुक लिखी थी। तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रखें, हालांकि इस लिंक से थोड़ा हटके है, इसके बारे में बेसिकली मैंने आपको बुक्स के करिए बताया है। बट यहाँ पे ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म आखिरी आते आते दो भाग में बट गया। एक जो नॉर्थ में रह गए स्थूल भद्र के नेतृत्व में, दूसरे जो साउथ चले गए भद्रबाहु के नेतृत्व में। साउथ में आखिर कहाँ गए वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। वो पहुंच गए कहाँ पे, तो कर्नाटका में, है ना। अभी भी आप जानते हैं कि जैन का बहुत बड़ा वो पर्यटन प्लेस है कर्नाटका का श्रवण बेलगोला मंदिर। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। गोमतेश्वर की प्रतिमा बेसिकली उस मंदिर में है, कर्नाटका में है। श्रवण बेलगोला वो जगह है, गोमतेश्वर का मूर्ति वहां पे है। कौन, तो भद्रबाहु। ये जो स्थूल भद्र हैं, है ना, इनके अंदर जो जैन संप्रदाय बना उसका नाम था श्वेतांबर। इनको हमने बोला श्वेतांबर। और इनको हमने क्या बोला, इनको हमने बोला दिगंबर। नाम से ही लग रहा है कि श्वेतांबर वाले कौन से ड्रेस को पहनेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, श्वेत है तो श्वेत वस्त्र पहनेंगे, दैट इज व्हाइट। तो व्हाइट वस्त्र पहन के जो उपासना, प्रार्थना, पूजा करते थे उनको हमने श्वेतांबर बोला। और जो न्यूड, है ना, नग्न अवस्था में पूजा पाठ करते थे उनको हमने दिगंबर बोला। तो इतनी बात संभवतः आप अगर जानते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग 24 तीर्थंकर टिल दिगंबर एंड श्वेतांबर, तो आई होप कि कोई भी जैन रिलीजन से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आप छोड़ के तो संभवतः नहीं आएंगे, अगर सही ढंग से आपने इस पूरे वीडियो को देखा है, समझा है, डिस्कस किया है, रिटेन किया है, तो ऐसा मुझे विश्वास है। तो आई होप कि इतनी बात अगर आप जानते हैं तो आपका एग्जामिनेशन का जो पर्पस है, मोटो, वो तो निकल जाएंगे। इस पार्ट में इतनी ही बात मैं आपके साथ करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।